अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्यूचर के वेब डिज़ाइनर्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहसिन फयाज। और जिस तरह से गाइस आपसे मैंने वादा किया था और आप लोग बार बार डिमांड भी कर रहे थे कि स्मार्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स पे मैं आपके लिए लेके आऊं, तो मैं आपके लिए वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स, स्मार्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स लेके आ गया। तो गाइस इस कोर्स में आपको मैं सिखाने वाला हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह ताला, और साथ ही साथ आपको मैं बोटस्ट्रैप सिखाने वाला हूँ। अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो बेसिक्स हैं जो हम हर बंदे को आनी चाहिए, जो करके हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, आज के टाइम पे इतना डीपली जाके HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कोई यूज ही नहीं करता। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अब बूटस्ट्रैप आ चुकी है। बूटस्ट्रैप क्या है? एक लाइब्रेरी है, हम इसे फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से बिल्ट इन पड़ी हुई हैं। मतलब हमने कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है, कोई वेबसाइट का एलिमेंट डिजाइन करना है, कोई सेक्शन डिजाइन करना है, कोई फंक्शनैलिटी बनानी है वेबसाइट डिजाइन के अंदर, तो ऐसे जो काम हम इतने तक घंटों के एफर्ट करके इतना ज्यादा कोड लिख के HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का करते थे या कोई चीज बनाते थे, वही काम बूटस्ट्रैप के अंदर हम चंद एक वर्ड्स लिख के या बाजू का एक सिंगल वर्ड लिख के कॉल कर लेते हैं। मतलब बनी बनाई चीजें पहले से इसके अंदर मौजूद होती हैं, हमने सिर्फ उन्हें कॉल करना और यूज करना होता है। और एक तो हमारी एफर्ट 100% से लेके कम होके 5% तक हो जाती है। ठीक है, मतलब 5% हमारी जो है एफर्ट रह जाती है। इतना ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो बोटस्ट्रैप को यूज़ करने की ये रीज़न होगी क्योंकि बोटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, इसमें चीज़ें बिल्ट इन पहले से मौजूद हैं, हमारी एफर्ट इतनी कम होने वाली है और टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट सा लगने वाला है, जो करके हम वो काम जो HTML CSS को यूज़ करके इतना नरसा लगा के हम करते थे, हम बोटस्ट्रैप में करने वाले हैं। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बोटस्ट्रैप की 4 चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाने वाला हूँ मैं इस कोर्स के अंदर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। हाँ जी, क्या होता है इंटरनेट? कभी देखें इंटरनेट? इंटरनेट देखा है कभी? कहाँ देखा है? इंटरनेट थोड़ा सा तोड़ के देखें ना ऐसे, तो इसका मतलब बनता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? आप ये वाईफाई है ना, अगर आप पीछे से केबल उतार दो, इसकी जो मॉडेम लगा है हमारे यहाँ, तो केबल इसलिए उतार दो कि इंटरनेट की तो क्या होगा, जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वो आपस में जुड़ी हुई हैं उसके थ्रू। तो क्या हो गया, ये आपका नेटवर्क बन गया। जिस तरह आप अगर शेयर्ड यूज़ करते हैं, शेयर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ वो ऑप्शन आता है वाईफाई के थ्रू भी अगर आप शेयर करना चाहें, तो उसमें क्या होता है जी, आप जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, इवन आपका इंटरनेट पीछे नहीं भी चल रहा, तो शेयर्ड के थ्रू आपको डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने भी वही सेम वाईफाई कनेक्ट किया, आपने भी सेम किया हुआ है, हर किसी ने सेम किया हुआ है, जिसको मर्जी आप डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं नेटवर्क। और इसी तरह के नेटवर्क का नेटवर्क्स बन के ये इंटरनेट बना हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखने वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट चलती कैसे है, क्या होती है, किस तरह की नजर आती है। कुछ फेसबुक की तरह की नजर आती है, यूट्यूब की तरह की नजर आती है, mosinplus.com की तरह की नजर आती है, smartseco.com की तरह की नजर आती है, smartkiller.com की तरह की नजर आती है। ठीक है, ऐसी नजर आती है, ऐसी वेबसाइट कहते हैं। अब ये चलती कैसे है? वेबसाइट को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं हमारे पास। एक क्या होती है, वेबसाइट का एड्रेस, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं डोमेन नेम। मतलब youtube.com लिखेंगे तो यूट्यूब चलेगी ना, नवाशिफ.com लिखेंगे यूट्यूब चल जाएगी? नहीं चलेगी। यूट्यूब.com लिखेंगे फिर चलेगी, क्योंकि यूट्यूब का एड्रेस या डोमेन नेम दोनों अल्फाज इसी के लिए यूज होते हैं। यूट्यूब का एड्रेस जो है ना, वेबसाइट एड्रेस, वो youtube.com ही है। ठीक है, facebook.com लिखोगे फेसबुक ओपन हो जाएगी, twitter.com लिखोगे ट्विटर ओपन हो जाएगी। इसे डोमेन नेम भी कहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस भी कहते हैं। mosinplus.com लिखोगे मेरी साइट ओपन हो जाएगी। smartseco.com लिखोगे स्मार्ट सीखो ये इदारा जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। smartkiller.com लिखोगे स्मार्ट किला जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी .com लिखोगे तो जो मेरी दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी साइट ओपन हो जाएगी। इस तरह stitchex.com लिखोगे तो जो हमारा फैशन ब्रांड है उसकी साइट ओपन हो जाएगी। इस तरह मल्टीपल, मतलब जो भी आप लिखेंगे वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब ये तो पता लग गया एड्रेस जरूरी होता है, डोमेन नेम जरूरी होता है, इसे खरीदना भी पड़ता है, खरीद के हम इसे यूज करते हैं। डरना नहीं है, आपने तो डेवलपर नहीं खरीदना, आपको सॉफ्टवेयर तरीके बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल वेबसाइट का एड्रेस जरूरी है, एक तो चीज ये होगी। सेकंड क्या जरूरी है इसके लिए, वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? अब यहाँ पर मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दें, पुराने बंदे नहीं नए वाले। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके मोबाइल में एक वीडियो है, सॉरी आपने आपके मोबाइल में एक वीडियो आपने प्ले करनी है, और वो वीडियो मोबाइल में है भी नहीं है, और इंटरनेट भी नहीं है आपके पास, इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल में वीडियो है भी नहीं है, मोबाइल में वीडियो लानी भी नहीं है, लेकिन प्ले करनी है मोबाइल में, कर सकते हैं? हाँ जी।
अच्छा, आप लोगों ने फोकस किया होगा कि मैं कुछ चीज़ें जो मैंने थोड़ी सी रफ की थी, अब मैं मुकम्मल आपको कुछ एडिशनल चीज़ें डाल के लेके चल रहा हूँ इस वाले को रिकैप करते हुए, ताकि वो फिनिश हो, हम आगे लाइव को आज प्रॉपर कंटिन्यू करें। हाँ जी, बताएं ज़रा, है कोई तरीका? नहीं। सिंपल वेज में तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वीडियो है ही नहीं है, लानी भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है, कैसे प्ले करेंगे? नहीं कर सकते आप। ठीक है। सिमिलरली अगर हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, इतना सारा डाटा आ जाता है। कहाँ से आता है? हवा में कहीं घूम रहा है ये डाटा? हवा में पड़ा हुआ है? नहीं, ये कहीं किसी ना किसी जगह पे मौजूद है। हमने अगर लैपटॉप के अंदर कोई वेबसाइट चलानी हो, कोई चीज़ चलानी हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? वेबसाइट के अंदर वो मौजूद हो, लैपटॉप के अंदर वो वेबसाइट मौजूद हो या वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर ही चलती है। इस तरह जो डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा है, इतनी सारी ढेरों वेबसाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं और इतना कुछ है, सब कुछ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स को। ठीक है। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन एक आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आप होस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह डोमेन का बोला कि वो उसके लिए पे करना पड़ता है, होस्टिंग के लिए पे करना पड़ता होगा, तो क्या बढ़िया हमें उधर जाने की, हम लैपटॉप के ऊपर रख के चला देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। अब अगर हम इस तरह करना चाहिए, कर तो सकते हैं, लेकिन अपने लैपटॉप के ऊपर हम एक से दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लें ना, लैपटॉप हैंग हो जाता है। ऐसे ही है। 2 से 3 वीडियो इकट्ठी प्ले कर लो जरा, क्या होता है? अटकने लग जाती हैं। बाजू का एक भी सही नहीं चल रही होती, इंटरनेट तो माशाल्लाह हमारा इतना आ रहा होता है। तो जब वेबसाइट हमारी लाइव होती है तो क्या होता है कि एक टाइम पे हज़ारों लोग हमारी वेबसाइट से डाटा ले रहे होते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे हज़ारों लोग। तो क्या हमारे लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी है कि हज़ारों लोग एक टाइम से डाटा ले सकें? क्या इंटरनेट इतना हाई स्पीड होता है हमारा? बिल्कुल भी नहीं। वो काम करने के लिए तो हमें चाहिए ना कई कई 100 टेराबाइट का। 1 टेराबाइट का मतलब 1000 GB। कई 100 टेराबाइट की स्पीड का इंटरनेट चाहिए हमें पर सेकंड। हमारा चंद के बी आ रहा होता है। ठीक है, कई बार वो भी नहीं आता। तो इसलिए हम बिल्कुल भी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये काम कर सकें लैपटॉप के ऊपर। और कर भी दें अगर, तो लैपटॉप के लिए ज़रूरी ये होता है कि उस डिवाइस के लिए जहाँ पे हमने वेबसाइट रखनी होती है कि वो 24/7 ऑन रहे, मतलब हमेशा ऑन रहे, कभी बंद ही ना हो। कभी भी कोई सर्च कर सकता है, हमेशा ऑन रहे। क्या लैपटॉप ऑन रह सकता है हमेशा? तो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर गालियाँ निकालेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब चीज़ ये है, हमारे लिए नेसेसरी ये हो जाता है कि हमने किसी डाटा सेंटर से स्पेस लेनी है और हमने वहाँ पर डाटा रखना है। डाटा सेंटर होता क्या है? अब आपके सामने ये पिक्चर चल रही है, बेसिकली ये एक डाटा सेंटर की है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं ना, काफ़ी सारी कबर्ड्स हमें कह सकते हैं, अलमारियाँ कह लें, जो भी इन्हें हम जो ना जिन वर्ड से भी बोलना चाहें बुला सकते हैं इन्हें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आपको मिल रहे हैं ये ड्रार टाइप हैं थोड़े से, ऐसा लग रहा है जैसे खींचेंगे तो बाहर निकल आएंगे। एग्जैक्टली ये ड्रार ही होते हैं। ठीक है। इसमें इसकी इस साइड पे भी ये ड्रार लगे हुए हैं, तो इसकी दूसरी साइड पे भी ड्रार है। ठीक है। अब इनमें होता क्या है, इन्हें अगर आप एक ड्रार को बाहर निकालते हैं ना, तो इसके अंदर दिल करे 100 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगी हों, और एक एक हार्ड ड्राइव राउंड अबाउट 5 टेराबाइट की भी हो सकती है। 5 टेराबाइट मतलब 5000 GB की एक हार्ड ड्राइव। तो अगर एक ड्रार में 100 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स हैं और एक हार्ड ड्राइव 5 टेराबाइट की है, तो आप देख सकते हैं अभी ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है। देखें, ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको अलमारियों की या कबर्ड्स की है, जिसके अंदर ड्रार लगे हुए हैं। ठीक है। इस तरह पीछे आ रही है, इसके पीछे मुसलसल लाइनें लगी हुई हैं। अब ये कितनी कुछ ज़्यादा लाइनें हो सकती हैं। जो डाटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे ये हार्ड ड्राइव्स पड़ी होती हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं ना, ये अमूमन 350 एकड़, 400 एकड़, 700 एकड़ या इससे भी बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये छोटा सा एक शहर है, किला दीदार सिंह, किला दीदार सिंह को अगर आप 4 मरतबा इकट्ठा करो ना, शायद आमतौर पे डाटा सेंटर इतने होते हैं। ठीक है। इतना ही ज्यादा रकबे के ऊपर, और ये भी एक स्टोरी नहीं, कई स्टोरीज होती हैं, कई मंजिलें होती हैं इनकी, और उसके अंदर ये हार्ड ड्राइव्स पड़ी होती हैं इनके ड्रार्स के अंदर हर जगह। और यहाँ मुसलसल इंतहाई ठंडे जो है वो कह लेंगे चिलर ऐसे ही चल रहे होते हैं जो ठंडा रखते हैं इस चीज़ को। और वैसे भी डाटा सेंटर जो होते हैं ये बनाए जाते हैं ठंडे इलाकों में। ये बनाए जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पर सारा साल बर्फ पड़ती है। ठीक है। ग्लेशियर्स वगैरह में या उस ऐसे इलाकों में जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है। और जो गूगल के डाटा सेंटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर्स हैं, इनके ऐसे डाटा सेंटर भी हैं, या यूट्यूब के डाटा सेंटर जो हैं, ये समुंदर के नीचे पानी में बनाए गए हैं, दरिया में बनाए गए नीचे पानी में उसके। ठीक है। जहाँ पे ऊपर से पानी हर वक्त गुजरता है। ठीक है। पर ठंडे रह सके।
तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि डाटा तो यहाँ स्टोर होता है, आम रूटीन में हम देखते हैं ना, अपने कंप्यूटर को लैपटॉप को देखते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी होती है जहाँ डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी कंप्यूटर होता है वो उसे प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा ही होता है डाटा सेंटर्स के हवाले से भी। डाटा सेंटर समझ लें कि एक हार्ड ड्राइव है बहुत बड़ी, जहाँ पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसे जो प्रोसेस कर रहा होता है वो भी एक कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। एक्चुअल में सर्वर कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, डाटा स्टोर होता है यहाँ पर। हाँ, सर्वर कंप्यूटर बाज़ अगर हम किसी छोटे से लैपटॉप को भी सर्वर कंप्यूटर बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जितनी काम उतना ही करेगा, ठीक है। तो हमें डाटा सेंटर के साथ जो सर्वर कंप्यूटर लगाना पड़ता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बाज़ औक़ात वो 5 से लेके 10-15 मंजिला बिल्डिंग जितने बड़े और रकबे पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इतने बड़े सर्वर कंप्यूटर भी होते हैं जो प्रोसेस कर रहे होते हैं इतने बड़े डाटा सेंटर को। ज़ाहिर बात है इसकी नीड है, मतलब इतने बड़े डाटा सेंटर को प्रोसेस करना, मतलब इसका डाटा लेना देना सारे मामला करने हैं तो बड़ा कंप्यूटर तो चाहिए होगा जो ठंडा भी रह सके, जिसके अंदर सारे इंतजाम किए गए हों। और उसके साथ साथ ये उन सर्वर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो कई सौ या कई हज़ार टेराबाइट तक भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए। फिर चाहे वेबसाइट हो या हमारा वेब ऐप हो, जिससे दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो ऑनलाइन चलने वाला सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आजकल चल रहे हैं। जो पुराना टाइम था ना बेसिकली सॉफ्टवेयर का, कि आपके सॉफ्टवेयर होते थे इंस्टॉल करने पड़ते थे लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते थे, कंप्यूटर के अंदर ही आप काम करते थे उनके ऊपर। अगर खुदा ना खासा कोई डिजास्टर आ गया, कोई सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, कंप्यूटर तबाह हो गया, कोई मसला हो गया, कंप्यूटर वैसे ही ब्लास्ट हो गया, सब कुछ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन चलने वाले सॉफ्टवेयर, जिनके लिए कोई शर्त नहीं है किस डिवाइस पे लॉगिन करना है या कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां मर्जी आप किसी के मोबाइल में लैपटॉप में जहां मर्जी लॉगिन करें, अपना अकाउंट लॉगिन करें, आपका सारा सॉफ्टवेयर में चलेगा। मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो, टैब में करो, जहां मर्जी करो, आप जिस मर्जी जगह पे करो, दुनिया की जिस मर्जी कोने में बैठ के करो, क्योंकि डाटा आपका सिक्योरली पड़ा होता है किसी अच्छे से डाटा सेंटर के अंदर, ठीक है। और डाटा सेंटर जो होते हैं वो बैकअप रख रहे होते हैं, एक उनके मल्टीपल और डाटा सेंटर भी होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे बैकअप भी आपके डाटा का रख रहे होते हैं, ताकि कोई डाटा सेंटर उनका खत्म हो जाए, कोई मसला हो रहा है तो वो डाटा का बैकअप वापस ला सके। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट को। अब यहाँ पर हम जब वेबसाइट की बात करेंगे तो हम इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ सीखने वाले हैं इसको एक ही तरीके से हम हर किस्म की सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। टूल्स वही हैं जिन्हें हम सीखने वाले हैं। तो हम जनरली बात करते हुए वेब की बात करेंगे, वेबसाइट का नाम लेंगे, लेकिन हम इंडायरेक्टली सॉफ्टवेयर की बात भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट बनाने की। वेबसाइट बनाने के दो स्टेप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जो हमने पहले भी स्टडी किए थे, वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। डिजाइनिंग में क्या होता है, डिजाइनिंग में आपका बेसिकली जो फ्रंट होता है ना, जो लेआउट जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं वो होती हैं, आप उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसे बना रहे होते हैं। और डेवलपमेंट में क्या होता है, बैकएंड का प्रोसेस होता है। अभी किस तरह से होता है, अव्वल तो ये काम करने वाले, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट टाइप के लोग या टीमें बैठ के ये चीज़ बना रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से करने वाले हैं कि आप अकेले ही दोनों काम कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये एक फेसबुक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है जी, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्टें शो हो रही हैं, ब्लर किया वैसे ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना आए। तो यहाँ पर उनकी तस्वीरें शो हो रही हैं, लोगों की ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल का, इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह ये चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज किसकी, हमजा, हमजा कौन है हम में से, कोई भी नहीं, हमजा की एग्जांपल लेते हैं। हमजा जाके लॉगिन करते हैं फेसबुक के ऊपर, लॉगिन करते हैं तो राइट साइड पे ना उन्हें शो होती हैं फ्रेंड्स सजेशंस, ठीक है। फ्रेंड्स सजेशंस के अंदर ना उन्हें नीचे वहाँ पे फ्रेंड्स शो मतलब सजेस्ट किए जा रहे होते हैं फ्रेंड्स फेसबुक की तरफ से, कि ये लोग हैं जिन्हें आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ऑप्शन आ रहा था ऐड फ्रेंड का या इग्नोर का। अब हमजा क्या करता है, हमजा जो है ना जाके वहाँ पर ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देता है। क्लिक कर देता है कहाँ पर, जहाँ पर एक प्रोफाइल आ रही होती है, ऊपर लिखा होता है पापा की परी, नीचे लिखा होता है ऐड फ्रेंड या इग्नोर। वो ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देता है, गलती से या जानबूझ के, वो उसको बताओ, ठीक है। अब उसने क्लिक कर दिया ऐड फ्रेंड के ऊपर, तो होता क्या है कि जो पापा की परी है अगर वो ऑनलाइन है, उसके पास ना रिक्वेस्ट चली जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमजा फलाना 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 उसने जी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। कंफर्म या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा होता है,
अब पापा की परी क्या करती है, वो गलती से या जानबूझ के, वो भी उसे पता हो, वो कन्फर्म पे क्लिक कर देती है। अब जब क्लिक कर देती है तो क्या होता है, पहले जब इसने रिक्वेस्ट सेंड की थी तो इसके पास ऐड फ्रेंड और इग्नोर का बटन दोनों कन्वर्ट हो गए, रिक्वेस्ट सेंड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और पापा के परी को जाके वहां पे शो होने लगा था कंफर्म या कैंसिल। अब उसने कंफर्म वहां से कर दिया तो उसके पास भी कंफर्म या कैंसिल जो ना वो चेंज होके दो बटन आ गए, फ्रेंड्स और मैसेज का। इसके पास पापा के परे के पास भी जो है ना फ्रेंड्स और मैसेज का दो बटन आ गए। वो अलग बात है कि जो पापा की परी है, दिल करे वो पापा का परा ही बैठा हो पीछे पे, ठीक है। लेकिन खैर अब इसने, हमजा ने क्या किया, इसने यहां से रिक्वेस्ट सेंड की, पेज भी रीलोड नहीं किया, बटन पे क्लिक किया खाली, बटन हो गया कन्वर्ट। उसे रिक्वेस्ट चलेगी, वो अपना काम कर रही है, उसने पेज रीलोड तक नहीं किया, वो वहां अभी रुकी हुई है, देख रही है रिक्वेस्ट आ गई, उसने कन्फर्म पे क्लिक किया, फ्रेंड्स भी बन गए, इसके बाद फ्रेंड बन गए, मतलब इन्होंने पेज रीलोड तक नहीं किया। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, रिक्वेस्ट गई कैसे, एक्सेप्ट हुई कैसे, फ्रेंड्स बने कैसे, एक दूसरे की मिल कैसे गई, एक दूसरे की पोस्टें कैसे डिस्प्ले होने लग गई, मैसेज कैसे आ गए, सारे मामले कैसे हो गए। जो बैकएंड के प्रोसेस जो नजरों से ओझल है ना हमारे, वो सारा होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये सारा जो बैकएंड का प्रोसेस है जो नजरों से ओझल है, नजर नहीं आ रहा हमें कैसे हो रहा है, ये सारा डेवलपर का काम होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम ये काम करते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ये काम करते हैं। जो फ्रंट पे शो हो रहा है ना लेआउट, कि इधर जी आएंगे पेजेस, कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इवेंट्स आ जाएंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और नीचे जी ये वाले बटन आ जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म वगैरह के ये बटन आ जाएंगे, यहाँ पे ये शो करा देंगे, यहाँ पे ये शो करा देंगे, ये काम है डिजाइनर का, उसने ये डिजाइन किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करते हैं, इसके अंदर इसके क्या मेजर स्टेप्स हैं, ये चीजें जो हमने करनी है या हमने की हैं वो क्या है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ज़माना जाहिलियत से, मतलब पिछले थोड़े से ज़माने से बात करते हैं कि कुछ साल पहले, 10-15 साल 20 साल पहले काम होता था वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आज भी लोग इस पे काम करते हैं। ये तीन वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लैंग्वेजेस नहीं बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं, इन्हें लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ये डिज़ाइनिंग के हवाले से होती हैं, ठीक है। अब ये होती किस तरह की हैं, HTML क्या होती है, किस तरह की होती है, इस तरह की कुछ दिखती है HTML, जिस तरह आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, शो हो रहा है। कैसे काम करते हैं, क्यों बनाते हैं, करती क्या है, फायदा क्या होता है इसे करने का। सिंपल इज दैट, HTML क्या करती है, HTML हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अब जिस तरह हम, ये हमारे सामने ढांचा आ रहा है, एक ढांचा किसका है, इंसान का। अब अगर हम इस इंसान के ढांचे को पकड़ते हैं, इसकी कोई भी चीज पकड़ते हैं तो हाथ में क्या आता है, हड्डी, हड्डियों से मिलाकर ढांचा बनता है। सिमिलरली HTML क्या करती है, वो ढांचा बनाती है वेबसाइट का। वहां पर इस चीज को हम कहते हैं टैग्स, ठीक है, वो आगे हमने किया भी हुआ, करेंगे भी। और ये है कि जो टैग्स होते हैं उन्हें मिला के वेबसाइट को, वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं, खड़ा करते हैं, जो कि HTML से होता है। अब थोड़ी सी ये एग्जांपल आप देखें कि HTML क्या कर रही है, ढांचा बना रही है, CSS क्या कर रही है, उसकी स्टाइलिंग कर रही है, और फंक्शनैलिटी बना रही है जावास्क्रिप्ट JS, ठीक है। एक ये भी एग्जांपल है कि HTML क्या कर रही है, ढांचा बना रही है, CSS उसको उसकी स्टाइलिंग कर रही है, जावास्क्रिप्ट उसकी बॉडी बना रही है, ठीक है। अब ये भी वही एग्जांपल है, ये मैंने रिटर्न में लिखी हुई है, आपको मैंने बोल के बता दिया है कि स्ट्रक्चर बनाती है HTML, स्टाइलिंग उसकी करती है सॉरी CSS, और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसकी फंक्शनैलिटी एनहेंस करती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे इंटरेक्ट कर सकें वेबसाइट के साथ। आगे बढ़ते हैं, एक और बला हमारे पास आ गई जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप। अब ये क्या होती है, बूटस्ट्रैप बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी भी है और एक फ्रेमवर्क भी है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह एग्जांपल एक हम लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल सेम नहीं लेकिन एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ कि हमने बनाना है कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर बन सकता हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, ठीक है, और हम अगर उसमें देखें जी हमने 20-25 पेजेस का कोड लिखना है बनाने के लिए कैलकुलेटर, उन तीन लैंग्वेजेस को या टेक्नोलॉजीज को यूज करके, और उसमें टाइम हमारा जो लगने वाला है वो भी लगने वाला है कोई 2-3 हफ्तों का, ये शायद ज़्यादा टाइम, ठीक है। वहां ही अगर हमने कैलकुलेटर बनाना है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इतना लंबा कोड लिखने के, सारा कुछ करने के, हमने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है जिसे हमने कहते हैं क्लास, इसकी क्लास कॉल करनी है कैलकुलेटर की, ठीक है। तो क्या होगा, कैलकुलेटर बना बनाया आ जाएगा। समझ आ रही है, बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जो हमने आम रूटीन में बनानी होती है, यूज करनी होती है, जरूरत पड़ती है हमें वेबसाइट्स बनाते, सॉफ्टवेयर बनाते हुए, या एडिट करते हुए, या उन्हें यूज करते हुए।
तो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वो बनाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें बिल्ट इन पहले से बनी हुई पड़ी हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो हमें शो नहीं हो रही कहाँ पड़ी हुई हैं। हम जस्ट क्या करना है, बूटस्ट्रैप की एक दो लाइनें होती हैं, ऊपर लिंक करनी होती हैं, ठीक है। करने के बाद हम सिर्फ जो चीज़ चाहिए होती है उसका बस एक क्लास लगाते हैं, उसकी वो चीज़ कॉल हो जाती है, सिंपल, बिल्कुल ईजी। तो जब इतनी ईजी चीज़ आ जाती है तो हमें क्या पड़ी है कि जाके इतनी लंबी छोटी एफर्ट करें, लेकिन फिर भी हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है इस कोर्स में रखी है, हम लोग उसे सीख रहे हैं। सीखने के बाद हमने बूटस्ट्रैप वगैरह सारा मामला जो है ये भी करना है, करना सारा कुछ है हम, ठीक है, ताकि आपको डीपली समझ आ रहा है कि चीज़ें क्या होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने ली थी पहले भी कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, ये वेबसाइट्स क्या होती हैं। आप जरा गौर से देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ना आ रहा है एक स्क्रीन आ रही है लैपटॉप की और मोबाइल की, जिसपे एक वेबसाइट चल रही है, जो मोबाइल पे भी शो हो रही है, लैपटॉप पे भी शो हो रही है। लैपटॉप पे चलो ठीक है, फिर भी जिस तरह की भी लुक है फिर पढ़ी जा सकती होगी, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर आ रही है, वैसे पढ़ी जा सकती होगी, लेकिन जब मोबाइल पे शो होती है तो वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे जूम करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आम रूटीन में जब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके साइट्स बनाते हैं ना, या बनाते थे, तो इस तरह की बनती थी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है। तो क्या होता था जी, तो क्या होता था कि जब हम ये साइट्स बनाते थे तो बनाने के बाद अगर हमने इन्हें रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए अगर वेबसाइट डिजाइन करने में हमारी एफर्ट लगी है ना कोई महीने की, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी महीना और लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा काम था। अब क्या है कि हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। जब बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है मामला कि हम जब इसके ऊपर साइट्स बनाते हैं तो एक तो हमारा टाइम वैसे ही बनाने का बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली बन जाती हैं। दूसरा ये है कि जब हमने इसी वेबसाइट को चलाना होता है मोबाइल पे, तो ये ऑटोमेटिकली होते ही रिस्पॉन्सिव है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता एडिशनल, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होने की या नॉन रिस्पॉन्सिव होने की एग्जांपल ये भी है कि अगर वेबसाइट हमने बनाई है वो HTML CSS पे बनी है, तो वो उस तरह की दिखेगी आगे मोबाइल के ऊपर, बूटस्ट्रैप पे बनी है तो ऐसी दिखेगी।